रेखा अपने घर में अपनी बहू साधना के साथ रहती थी। बहू, जरा चाय बना देना मेरे लिए। अरे मैं क्यों बनाऊं चाय? एक दिन में कितनी चाय पी जाती हो? अरे बहू, मैंने तो आखिरी बार कल ही चाय पी थी। वो जो भी हो, मैं ही क्यों बनाऊं चाय? आप ही बना लीजिए ना। अच्छा चल बहू, तू अगर चाय बनाएगी तो मैं शाम को तुझे नए कपड़े दिलाऊंगी। अच्छा सच्ची में माँ जी? अगर ये बात है तो मैं अभी चाय बना कर आती हूँ। कितनी लालची है ये औरत। मेरे बेटे ने पता नहीं क्यों दया खा के इससे शादी कर ली। अरे माँ जी, वो न्यूज़पेपर दीजिए। तू कब से न्यूज़पेपर पढ़ने लगी? आज लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है। परसों पूरे 5,000 रुपए देकर पूरे 50 लाख की लॉटरी का टिकट खरीदा है। हे भगवान, इतना महंगा लॉटरी का टिकट खरीदा, सारे पैसे डूब गए। ओफो माँ जी, शुभ शुभ बोलिए। क्या हुआ, बन गई क्या करोड़पति? ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना ये अशुभ बात बोलती और ना ही लॉटरी हारती मैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगले दिन साधना की सहेलियां किटी पार्टी में उसके घर आती हैं। हेलो फ्रेंड्स, तुम्हें पता है ये नेकलेस मेरे पति लंदन से लाए हैं। क्या तेरे पति लंदन गए थे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो मेरे पति भी हांगकांग से मेरे लिए ये डायमंड की रिंग लेकर आए थे। क्या हांगकांग? मेरे पति तो मेरे लिए यूएसए से नेचुरल ऑर्गेनिक मेकअप किट लाए हैं। क्या यूएसए? और तेरे पति तेरे लिए क्या लाए हैं? मेरे पति मेरे लिए सासू माँ लाए हैं गांव से। सारी सहेलियां ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। वाह साधना, नाइस शो। सारी सहेलियां किटी पार्टी करके वहाँ से चली जाती हैं। सुनिए जी, आप मेरे लिए लंदन जाकर कोई गिफ्ट लाइए ना। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुम्हारे गिफ्ट के चक्कर में मैं लंदन जाऊँ हैं? सबके पति उनके लिए आउट ऑफ कंट्री जाकर ज्वेलरी और मेकअप किट वगैरह लाए हैं, और आप क्या मेरे लिए गांव से सासू माँ ले आए? देखो ऐसा है, मेरा दिमाग मत खाओ, ठीक है? बहुत काम है मेरे को, जाओ यार। ये लोग मेरी जरूरतों को तो पूरा करते नहीं और ऊपर से इतना काम अलग करवाते हैं। अरे वाह, भगवान ने मेरी जरूरत पूरी कर दी। पर ये तो स्वीटी की रिंग है। लेकिन कोई बात नहीं, रिंग मेरे घर में मिली है, मतलब मेरी है। अरे अब कौन आ गया? साधना जी, आपकी सास ने इंश्योरेंस करवाया था और अब क्योंकि आपने कहा कि आपकी सास का देहांत हो गया है, तो मैं इंश्योरेंस के पैसे देने आया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल आइए, मैं बस 1 मिनट में आई। अरे सासू माँ, जल्दी से मर जाइए, इंश्योरेंस वाले आए हैं। क्या बोली तू, डायन कहीं की? अरे अरे, मेरा मतलब है छुप जाइए जल्दी से। क्यों, मेरे घर में मैं ही छुप जाऊं? अरे अभी तेरा मेरा करने का टाइम नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस वाले आए हैं। मैंने आपका इंश्योरेंस कराया था कि आप अगर दुनिया से निकल लेंगी तो हम लोगों को पैसा मिलेगा। मैंने उन्हें बोल दिया था कि मेरी सास अब नहीं रही तो वो हमें पैसे देंगे। हे भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। जल्दी से आपको छुपाना होगा, वरना वो हमें फ्रॉड बोलकर जेल में डाल देंगे। इसको जाने दे, फिर बताऊंगी मैं तुझे। अरे ऑफिसर, आइए आइए, अंदर आइए। ऑफिसर घर की तलाशी लेने लगता है। ये तो बेड की तरफ ही आ रहा है। इस डायन की वजह से अब मैं जेल जाऊंगी। ये लीजिए 1 लाख रुपए। हमें आपकी सास कहीं नजर नहीं आई, तो शायद आप झूठ नहीं बोल रही हैं। नजर कैसे आएंगी? पिछले हफ्ते ही तो उनका देहांत हो गया है। अरे अरे, रोइए मत साधना जी, रोइए मत। कल मुही, तूने पैसों के चक्कर में मुझे मार डाला। अरे माँ जी, गुस्सा छोड़िए, ये पैसे लीजिए और ऐश करिए। अरे ये तो सिर्फ 20,000 रुपए हैं, बाकी 80,000 कहाँ हैं? अरे सारी एक्टिंग तो मैंने की है, आपको तो बस छुपना था। इतने में इतने ही पैसे मिलेंगे माँ जी। अगले दिन स्वीटी साधना के घर आती है। अरे स्वीटी, तू यहाँ कैसे? साधना, मेरी डायमंड रिंग नहीं मिल रही, शायद यहाँ गिर गई होगी। अरे नहीं रे, यहाँ तो कोई रिंग नहीं है। एक बार मुझे ढूंढने तो दो प्लीज। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ नहीं मिली मुझे। चोरनी कहीं की, ये तो रही मेरी रिंग। तू मेरी रिंग चुरा रही थी। अरे अरे, ये तो मेरी रिंग है।
मेरे पति लाए थे चाइना से। चुप कर, ये रिंग मेरी है। रुक जा, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे अरे भाभी जी, नहीं नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए। साधना, चुपचाप इनकी रिंग इनको वापस कर दो और माफी मांगो इनसे, वरना मैं तुझे डाइवोर्स दे दूंगा। हाँ। सॉरी स्वीटी, मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा ही लालच में आ गई थी। और इस तरह से साधना के अंदर का सारा लालच हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मजदूर माँ और स्वार्थी सास। चंदनपुर नाम का एक गांव था जिसमें ललिता नाम की एक लालची औरत रहती थी। उसका बेटा रवि जो एक कंपनी में मैनेजर था। ललिता को इस बात का बहुत घमंड था कि उसका बेटा मैनेजर है। वो अपनी सहेलियों के सामने हमेशा बड़ी बड़ी हाँकती थी। एक दिन वो किटी पार्टी में, ललिता तेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बनारसी साड़ी है, मेरे बेटे की पगार बढ़ी है तो उसी ने दिलाई है। वो तो इसलिए क्योंकि अभी इसके बेटे की शादी नहीं हुई है। जिस दिन हो जाएगी ना, तब देखते हैं बेटा कितने तोहफे दिलाता है। पंडित जी को बोलूंगी ऐसा करने को। बहुत कोशिशों के बाद ललिता को उसके मन के मुताबिक लड़की मिल जाती है। उसका नाम आस्था था। आस्था गरीब घर से थी। वो 10वीं पास थी। उसकी उम्र भी 21 साल थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे। गरीबी के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाई। रवि अपनी माँ के दबाव में आस्था से शादी कर लेता है क्योंकि रवि को एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। पर धीरे धीरे आस्था घर संभाल लेती है और वक्त के साथ रवि भी उसे प्यार करने लगता है और वो 2 बच्चों की माँ बन जाती है। बड़ा बेटा छोटू जिसकी उम्र 9 साल और बेटी पीकू जिसकी उम्र 7 साल रहती है। एक दिन रवि अपने ऑफिस से लौट कर आता है और बच्चों को होमवर्क कराते हुए कहता है, आस्था तुम अपनी पढ़ाई क्यों नहीं करती? आजकल सरकार क्या क्या कर रही है लोगों को शिक्षित करने के लिए। मैं? इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती, सोचना जरूर, समय निकालना और अपनी पढ़ाई पूरी करना। रवि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, बहू की पढ़ाई की चिंता मत करो। एक एक्सीडेंट में रवि की मौत हो जाती है। आस्था के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कंपनी से जो पैसा मिलता है वो ललिता अपने पास रख लेती है। थोड़े दिनों बाद बच्चे स्कूल से आते हैं। आस्था सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जी रही थी। माँ, अगर स्कूल में फीस नहीं दी तो टीचर हमें स्कूल से निकाल देगी। माँ जी, बच्चों की फीस देनी है स्कूल में, नहीं तो इनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। हाँ तो बंद कर दो पढ़ाई। एक तो मेरे बेटे को खा गई, ऊपर से पैसे मांग रही है। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। निकल जाओ मेरे घर से। ललिता आस्था और उसके बच्चों को घर से निकाल देती है। आस्था अपनी माँ के घर आ जाती है और झोपड़ी में रहने लग जाती है। जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा होता है। आस्था के पिता भी नहीं रहे थे और उसकी माँ मजदूरी कर रही थी। अब उसकी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी। वो भी ज्यादा नहीं कर सकती थी। माँ, अब मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी? मैं तो मर भी नहीं सकती। माँ, हम कब स्कूल जाएंगे? मैंने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। हे भगवान, तुझे हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। इनकी जगह तूने मुझे मार दिया होता। बेटा हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। एक काम कर, तू कंपनी के मालिक से जाकर मिल ले। हो सकता है कुछ काम मिल जाए तुझे। रवि के बारे में सुनकर हमें बहुत ही अफसोस हुआ। अगर आप पढ़ी लिखी होती तो हम आपको नौकरी दे देते, पर आप तो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं। कंपनी से जो पैसे बनते थे वो रवि की माँ ने ले लिए। आपको नौकरी करने का अनुभव नहीं है, हम क्या काम दें आपको? मैं कोई भी काम कर लूंगी साहब, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। आस्था की हालत देखकर कंपनी के मालिक को दया आ जाती है। वो उसे मजदूर की नौकरी दे देता है
जैसे सामान उठाने और रखने का काम। आस्था के पास भी ये काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजदूरी का काम करने लगती है। नीचे से सामान ऊपर पहुंचाना, ऊपर का सामान नीचे लाना। उस काम की तनख्वाह भी उसे बहुत कम मिलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, माँ, मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। बेटा, तू क्यों स्कूल में इनका दाखिला करा रही है? भगवान की दया है कि हम लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ रहा है। अगर तू इन्हें स्कूल भेजेगी तो कैसे इनका खर्चा पूरा कर पाएगी? मैं खुद भी पढ़ूंगी और अपने बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। इस तरह आस्था अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में करा देती है। खुद भी प्रौढ़ शिक्षा से अपनी पढ़ाई पूरी करती है। दिन में काम करती है, रात में प्रौढ़ शिक्षा स्कूल में पढ़ाई करती है। आस्था बहुत मेहनत कर रही थी। 3 साल कड़ी मेहनत के बाद उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और वो नौकरी के लिए आवेदन करती है। एक दिन उसकी झोपड़ी में कंपनी का मालिक आता है। आस्था, रवि ने कुछ तुम्हारे नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट जमा किए थे जो आज मैच्योर हो गई है। पहले मैं तुम्हारी सास के घर गया था, पर वहाँ तुम नहीं रहती। बहुत ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पता चला। आपका धन्यवाद। जी, धन्यवाद कैसा? ये तो हमारा फर्ज था। आज तुमने अपनी हिम्मत और मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की। आज मैं तुम्हें मैनेजर की पद के लिए नौकरी ऑफर करता हूँ। क्या तुम करोगी? आपने मुझे इस लायक समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। मालिक चला जाता है। इधर ललिता को एफडी के बारे में पता चलता है तो वो वकील से पेपर बनवाती है। उसे इंग्लिश में बनवाती है। कागजात बराबर बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब बराबर है। अगर उसने पढ़ा तो। अरे वो अनपढ़ है, उसको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता। ललिता वकील के साथ आस्था के घर जाती है तो देखती है आस्था अपने बच्चों के साथ सामान शिफ्ट कर रही थी। अरे बहू, ये सामान कहाँ जा रहा है? मैंने अपनी वसीयत इन बच्चों के नाम कर दी है, तू साइन कर दे यहाँ। माँ जी, आपने तकलीफ क्यों की? मैं तो अपने घर आ रही थी, इसलिए घर चलकर बात करते हैं। ललिता उसका व्यवहार देखकर हैरान हो जाती है। इनमें हस्ताक्षर कर दो। माँ जी, इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि मैंने एफडी के पैसे आपको दे दिए? तू कुछ भी बोलती है? तुझे क्या अंग्रेजी पढ़नी आती है? आप ये पढ़कर बोल रही हैं या अपने मन से? मन से क्यों बोलूंगी? इसमें लिखा है तो बोल रही हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ और मुझे नौकरी भी मिल गई है। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मैंने अपने सारे हक छोड़ दिए, पर अब मैं अपना और अपने बच्चों का अधिकार लेने आई हूँ। आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। ये मेरा भी घर है। क्यों वकील साहब, सही कह रही हूँ ना मैं? ललिता जी, आपकी बहू सही कह रही है। जितना हक आपका है संपत्ति में, उतना ही आस्था और उनके बच्चों का है। आप इन्हें बेदखल नहीं कर सकती। ये एफडी के पैसे मेरे नाम पर ही रहेंगे। माँ जी, आपको जो कंपनी ने पैसे दिए हैं, उनमें से आधे पैसे इन बच्चों के नाम कर दीजिए। दोनों बच्चों ने बहुत सहा है कम उम्र में, अब और नहीं। जरा सोचिए, आपके बर्ताव से आपके बेटे की आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। मुझे माफ कर दो बहू, अपने स्वार्थ में मैं अंधी हो गई थी। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। ललिता का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो अपने पोते पोती और घर का ध्यान देने लगी।